एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपनी बीवी का पेट भरता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन लकड़हारा बाजार में अपनी लकड़ियों को बेच रहा था। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो, सस्ते दामों में लकड़ियां ले लो। बहुत देर बाद एक बहुत पैसे वाले आदमी की नजर उस लकड़हारे पर पड़ी। ये देखने में तो मूर्ख लग रहा है, इसे ठगा जा सकता है। इस दड़ियल की तो शकल ही बता रही है कि ये कोई भोला भाला साधारण इंसान है। यह सोचकर वह सेठ उस लकड़हारे के पास गया और फिर उससे बोला, अरे ओ लकड़ी वाले, क्या तुम मुझे अपनी सारी लकड़ियां बेचोगे? जी बिल्कुल बेचूंगा हजूर, लेकिन सारी लकड़ियों की कीमत क्या देंगे साहब? तुम ही बताओ, क्या कीमत चाहते हो? हुजूर, आप मेरी सारी लकड़ियों के 2 चांदी के सिक्के दे दीजिए। सौदा तो महंगा है, लेकिन क्या हुजूर? देखो भाई, बात यह है कि तुम्हारी लकड़ियां जिस हालत में हैं, तुम उन्हें उसी हालत में बेचोगे, तभी मैं इन सारी लकड़ियों को खरीद पाऊंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है हजूर, बेच दूंगा। भला इसमें मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? तब तो ठीक है, ये लो 2 चांदी के सिक्के। और हाँ, अपने घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। जी ठीक है हजूर, चलिए। सिक्के लेने के बाद लकड़हारा मोहन धनी सेठ के पीछे पीछे चल देता है। वो बहुत खुश होकर सोच रहा था कि आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई है। कम समय में सारी लकड़ियां एक साथ बिक गई। लकड़हारा मोहन यही सोचते हुए धनी सेठ के पीछे पीछे जा रहा था। और कुछ देर बाद धनी सेठ लकड़हारे मोहन को लेकर अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उस धनी सेठ ने लकड़हारे मोहन से कहा, सुनो लकड़हारे, लकड़ियां यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। जब लकड़हारा मोहन अपने घोड़े से उन लकड़ियों को उतारने लगता है, तभी धनी सेठ उसे रोककर कहता है, अरे ओ लकड़हारे, रुक जाओ, यह तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं तो घोड़े से लकड़ियां उतार रहा था ताकि मैं अपने घोड़े को ले जा सकूं। अरे बेवकूफ, क्या तुझे मेरी शर्त याद नहीं है जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझसे मंजूर की थी? कैसी शर्त हुजूर, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपको 2 चांदी के सिक्कों के बदले अपनी सारी लकड़ियां बेची थी। अरे मूर्ख आदमी, सारी लकड़ियां ही नहीं बल्कि तूने सिक्कों के बदले तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में लकड़ियां बेचेगा? सेठ की बात सुनकर मोहन के होश उड़ गए। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो अन्याय है। अरे जा, शर्त के मुताबिक अब ये घोड़ा मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है। अब यहां से जा, चलता बन, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा? नहीं नहीं, ऐसा मत करिए हुजूर, मैं एक गरीब आदमी हूं। मेरे पास लकड़ियों को ढोने के लिए मात्र बस एक यही घोड़ा है और मैं अपने घोड़े से बहुत प्रेम करता हूं। मैं बर्बाद हो जाऊंगा हुजूर, ऐसा मत करिए हुजूर, ऐसा मत करिए। लकड़हारा मोहन उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन धनी सेठ ने उसकी एक न सुनी, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। अरे भाइयों, देखो देखो तो इस लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया और अब अपनी ही बात से मुकर रहा है और अब लड़ाई झगड़ा कर रहा है।
क्या इसे माफ करना चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले भाइयों मुझसे कह रहा था कि तुझे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसे बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। तो भाइयों अब तुम ही बताओ, इस बदतमीज आदमी के साथ क्या करना चाहिए? भैया मेरी मानो तो इसे महाराज के पास ले चलो। लोगों के कहने पर वह धनी सेठ उस लकड़हारे को उस राज्य के राजा के पास ले गया। राजा की ससुराल जिस गांव में थी उसी गांव में वह धनी सेठ भी रहा करता था। इस हिसाब से गांव के नाते वह धनी सेठ राजा की ससुराल का हो गया। फिर सेठ ने राजा को सारा किस्सा सुनाया। सारी बातें सुनकर राजा ने अपने ससुराल के धनी सेठ के पक्ष में ही फैसला सुनाया। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मेरा फैसला इस नतीजे पर पहुंचा है कि लकड़हारे को अपने सामान की पूरी कीमत मिल चुकी है, और जबकि उसने ग्राहक की शर्तों को स्वीकार किया था, इसलिए उस घोड़े पर भी धनी सेठ का ही अधिकार है। अब लकड़हारा घोड़े को लकड़ी सहित सेठ के यहाँ छोड़कर चला जाए। राजा ने भी सेठ के पक्ष में ही फैसला सुनाया। बेचारे लकड़हारे को यहाँ पर भी इंसाफ नहीं मिला। बेचारा लकड़हारा अपनी खराब किस्मत पर आंसू बहाता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ जी, ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं भाग्यवान, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। वैसे भी मेरे पास पहले से ही कुछ नहीं था, और आज मेरे हाथों से मेरा प्यारा घोड़ा भी चला गया। फिर मोहन ने जो जो उसके साथ हुआ वो सारी बातें अपनी पत्नी सुमन को बताई। सारी बातें सुनकर सुमन ने अपने पति की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, आप जरा भी चिंतित मत होइए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके साथ हूँ, आज भी, कल भी, परसों भी, तरसों भी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ जी, बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ जी। मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकती हूँ जी। प्लीज जी, प्लीज प्लीज चुप होइए जी। आप देखना जी, भगवान एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। भगवान के घर देर है जी, अंधेर नहीं है। फिर कुछ देर बाद रात हो गई और वो दोनों सो गए। लेकिन दुख के कारण मोहन सुबह सुबह बिस्तर से उठ ना सका। अपने पति की यह हालत देखकर सुमन बोली, मेरे अच्छे पति, मुझे लगता है आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं बाजार जा रही हूँ। शायद मेरी किस्मत आपसे अच्छी निकले और मैं लकड़ियों को अच्छे दाम पर बेच पाऊं। जैसा तुम ठीक समझो भाग्यवान, जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लकड़हारे की पत्नी सुमन ने अपने गधे पर लकड़ियों का गट्ठर टांगा और बाजार की ओर रवाना हो गई। सुमन रास्ते में खुद से ही बातें करती जा रही थी। यदि वो बेईमान धनी मुझे मिल जाए तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगी। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, सूखी सूखी लकड़ियां ले लो, सस्ते में ढेर सारी सूखी सूखी लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, सूखी सूखी लकड़ियां। ताऊ आओ, चच्चा आओ, दद्दा आओ, बब्बा आओ, ले लो लकड़ियां। उसी रोज वही धनी किसी को ठगने के विचार से बाजार आया था। उसने लकड़ियां बेच रही सुमन की ओर देखा और फिर बोला, वाह भगवान जी, आज फिर से एक शिकार आपने मेरे लिए भेज दिया। कल उस मूर्ख लकड़हारे से उसके घोड़े को लूट लिया था, और आज लकड़ियों के साथ पूरा गधा मिल जाएगा। इतना सोचकर धनी सेठ लकड़हारे की पत्नी सुमन के पास पहुंचा और फिर उससे बोला, क्या भाव लगाया इन लकड़ियों का? ज्यादा कुछ नहीं हजूर, बस आप चांदी के 3 सिक्के दे दीजिए। महंगा सौदा है। क्या तुम इन लकड़ियों के दाम कुछ कम नहीं करोगी?
सौदा तो 4 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर, क्योंकि लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी हैं। मंजूर है तो बोलिए। यह औरत तो बहुत होशियार लग रही है। खैर कोई बात नहीं, जल्द ही इसकी सारी होशियारी गायब हो जाएगी। धनी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि सुमन बोल पड़ी। क्या सोचने लगे हुजूर? जल्दी बताइए, नहीं तो मैं किसी और ग्राहक को आवाज दूंगी। ठीक है, मुझे 3 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन ये लकड़ियाँ जिस हालत में हैं तुम्हें मुझे उसी हालत में बेचनी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? उस धनी सेठ की यह बात सुनकर लकड़हारे की पत्नी सुमन चौंक उठी। अच्छा, तो ये वही बेईमान धनी सेठ है, कुत्ता कहीं का, जिसने मेरे पति को ठगा था। वैरा कुत्ता कहीं का, आज इसकी खैर नहीं। आज मैं इससे ऐसा बदला लूंगी कि इसे जीवन भर याद रहेगा। सुमन ये सब सोच ही रही थी कि तभी धनी सेठ बोल पड़ा। अरे ओ लकड़ी वाली, जवाब जल्दी दो, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिसमें वो होंगे। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। चल अब देर न करके अपने गधे को मेरे पीछे पीछे लेके आ जा। धनी सेठ की बात मानकर सुमन अपने गधे को लेकर धनी सेठ के पीछे पीछे चल पड़ी और ऐसे ही चलते चलते वो जल्द ही धनी सेठ के घर पर पहुंच गई। हुजूर, लकड़ियाँ कहाँ रखूं? अरे मूर्ख औरत, तूने क्या सौदा किया था? शर्त भूल गई या मैं याद दिलाऊं? माफ करना हुजूर, मैं सच में शर्त भूल गई थी। मैं गधा बांध देती हूँ। फिर सुमन ने गधे को चुपचाप खंबे से बांध दिया। मैंने शर्त पूरी कर दी हुजूर। अब लाइए, मेरी शर्त के अनुसार मुझे मेरे 3 सिक्के दे दीजिए। जरूर, लो संभालो अपने सौदे की कीमत। ये क्या हुजूर, ये क्या दे रहे हैं आप? सौदे और शर्त के हिसाब से लकड़ियाँ जिस हालत में थी आपने उसी हालत में खरीदी, और इसी के चलते लकड़ियों के साथ साथ मेरा गधा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने भी तो मुझसे वादा किया था कि पैसे जिस हालत में होंगे आप मुझे उन्हें उसी हालत में देंगे। इसीलिए पैसे आपके एक हाथ के साथ हैं, अतः आप सिक्कों के साथ साथ अपना मुझे एक हाथ भी दीजिए। अरे हुजूर, शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ये करना ही होगा। लाइए, सिक्कों के साथ साथ अपना एक हाथ भी काट कर मुझे दीजिए। सुमन की बात सुनकर बेईमान सेठ के होश उड़ गए। ये क्या बक रही है तू? बक नहीं रही सेठ जी, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको सिक्कों के साथ एक हाथ भी काट कर मुझे देना होगा, नहीं तो मैं खुद काट लूंगी। तुम्हारी ये मजाल, निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे नहीं सेठ जी, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी, और जो मेरा हक है, सिक्कों के साथ तुम्हारा एक हाथ मुझे चाहिए जी, चाहिए। ऐसा कहकर सुमन जोर जोर से चिल्लाने लगी। भाइयों और बहनों, मेरी बात सुनो। इस बेईमान सेठ से मुझे मेरा हक दिलाओ, मुझे न्याय दिलाओ। ये सेठ बड़ा बेईमान है, ये लुटेरा है। अरे यहाँ तो आज लेने के देने पड़ गए। अरे बेटी सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पे आपकी बात सुन सकती हूँ। सेठ जी, पहले आप अपना एक हाथ काट कर मुझे दीजिए। अरे बेटी, हाथ के बदले मैं तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारा गधा और सारी लकड़ियाँ और 4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूँ। मेरी बात मानो, लोगों को इकट्ठा मत करो। सेठ बार बार ऐसा कहता रहा, लेकिन सुमन तो अपनी जिद पर अड़ी बैठी थी। नहीं सेठ जी, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारा एक हाथ ही चाहिए। लगता है आज तो ये मेरा हाथ कटवा कर ही मानेगी। सुमन और सेठ का शोर सुनकर देखते ही देखते वहां आस पड़ोस के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, और फिर सुमन ने उन्हें सारी बात बताकर अंत में बोला, अब आप ही सभी लोग मिलकर फैसला करिए कि शर्त के मुताबिक सिक्कों के साथ साथ मुझे इसका एक हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं। जरूर मिलना चाहिए, हाँ मिलना चाहिए।
अरे सेठ, कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने कल एक गरीब आदमी से उसका घोड़ा छीना था, याद है कि याद दिलाऊं? ओए छोटू, ओ गंडासा लेकर उसका हाथ काटना है आज। हाथ तो काट कर सेठ जी आपको बिल्कुल देना होगा, नहीं तो हम तुम्हें जबरदस्ती राजा के पास लेकर जाएंगे। क्यों भाइयों? हाँ भाइयों, हम भी साथ चलेंगे। चलो भाई चलो, हम भी साथ चलेंगे। राजा का नाम सुनते ही सेठ का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ठीक है भाई, ठीक है, मैं अपनी इच्छा से राजा के पास जाने को तैयार हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सभी लोग लकड़हारे की पत्नी सुमन और धनी सेठ को लेकर उसी समय राजा के दरबार में पहुंचे और सारी बात राजा को बताई गई। सारा किस्सा सुनने के बाद राजा उलझन में पड़ गया। अगर मैं सेठ का पक्ष लेता हूं तो मुझे सभी लोग अधर्मी और न्यायहीन समझेंगे। राजा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी सुमन बोली, मुझ गरीब के साथ न्याय कीजिए महाराज, मुझे मेरा हक दिलाइए। सारी बातें सुनकर राजा इस नतीजे पर पहुंचा कि दोषी तो यही सेठ है। तुम्हारी मांग जायज है सुमन, लेकिन इस व्यक्ति का एक हाथ लेकर तुम क्या करोगी सुमन? मेरी बात मानो तो सेठ के एक हाथ के बदले जो कुछ भी सेठ दे रहा है उसके सहित 5 चांदी के सिक्के और ले लो। नहीं महाराज, मुझे शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। राजा ने सुमन को बहुत समझाया, तब जाकर सुमन ने कहा, ठीक है महाराज, यदि आप कहते हैं तो मैं 50 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस लेती हूँ। 50 सोने के सिक्के? नहीं महाराज, मैं इसकी यह मांग स्वीकार नहीं कर सकता। यह कीमत बहुत ज्यादा है महाराज। महाराज, यदि यह कीमत इसके एक हाथ से ज्यादा है तो मुझे इसका एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया आप देर न करें, इसका एक हाथ कटवाकर मुझे दे दीजिए। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, घर पर मेरे पतिदेव मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सेठ, कसूर तुम्हारा है। शर्त के हिसाब से अपना हाथ काट कर दो या फिर 50 सोने के सिक्के, यही हमारा फैसला है। राजा का फैसला सुनकर सेठ के पैरों तले से जमीन खिसक गई, लेकिन मरता क्या ना करता, उसे सुमन द्वारा मांगा गया धन देना ही पड़ा। ले चतुर लकड़हारन, ले, ये रहे तुम्हारे 50 सोने के सिक्के, लेकिन ये मत समझना कि तू मुझसे ज्यादा चतुर है। सेठ जी, सच्चाई तो ये है कि मैं आपसे ज्यादा चतुर हूँ। विश्वास ना हो तो आजमा कर देख लो। सुमन की बात सुनकर सेठ के दिमाग में एक विचार आया। चिड़िया स्वयं ही जाल में फंसने को तैयार है, क्यों ना दूसरी चाल चलकर अपनी 50 सोने की मुद्राएं वापस ले ली जाए। अरे बेवकूफ लड़की, यदि तुझे अपनी चतुराई पर इतना ही भरोसा है तो लगा ले एक और शर्त। हम दोनों सबके सामने एक एक किस्सा सुनाएंगे, ऐसा किस्सा जिस पर कोई भी विश्वास ना कर सके। जिसका किस्सा झूठा और बेहतर माना जाएगा वही जीतेगा। मैं 500 सोने के सिक्के दांव पर लगाता हूँ और बदले में तुझे 50 सोने के सिक्के ही लगाने होंगे। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। लेकिन 2 शर्तें तुम्हें और भी याद रखनी हैं। एक तो ये कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को झूठा नहीं कहेगा, और दूसरी शर्त यह है कि यहाँ मौजूद अगर किसी भी व्यक्ति ने यह कह दिया कि यह किस्सा सच है तो फौरन वह हारा हुआ माना जाएगा। अब बोल, तू तैयार है? मैं इन दोनों शर्तों पर आपसे चतुराई के इस मुकाबले में बिल्कुल तैयार हूँ। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मेरा भी मनोरंजन हो जाएगा। तो चलो, तुम दोनों अपना अपना किस्सा सुनाओ। राजा का इशारा समझ सेठ मन ही मन प्रसन्न हो उठा। एक बार मुझे अपने घर में गेहूं के 2 दाने पड़े मिले। मैंने उनको उठाया और घर से बाहर फेंक दिया, लेकिन अगले दिन ही गेहूं के पौधे इतने ऊंचे और घने
पेड़ों के रूप में उग गए कि उसका एक जंगल सा बन गया। उस गेहूं के जंगल में अगर कोई भी जाता तो कई कई दिनों तक भटकता रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी 5 भैंसें उस गेहूं के जंगल में घुस गई और सारी भैंसें गायब हो गई। मैंने उस गेहूं के जंगल में घुसकर उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं पर भी उनका नामो निशान नहीं मिला। और जब फसल काटने का समय आया तो मेरे नौकरों ने फसल काट ली, लेकिन फिर भी मेरी खोई हुई भैंस मुझे नहीं मिली। उसके बाद मैंने अपनी भैंसों का ख्याल ही छोड़ दिया। अपने लिए मन भर गेहूं का आटा पिसवा कर मैंने बाकी गेहूं अच्छे दाम पर बाजार में बेच दिया। जितने की मेरी भैंस थी, गेहूं की फसल बेचकर उससे 2 गुना ज़्यादा मुनाफा हो गया। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, इतने दिन हो गए गेहूं का आटा पिसवाए हुए, लेकिन तुमने आज तक मुझे उसकी रोटियां नहीं खिलाई। अजी अभी लाती हूँ बनाकर। फिर कुछ ही देर बाद सेठानी ने गेहूं की रोटी बनाकर सेठ को दी। ये लीजिए, पेट भर के गेहूं की रोटी और चने का साग खाइए। अरे वाह, मजा ही आ गया। लेकिन मैंने 2 ही रोटी के निवाले खाए होंगे कि अचानक मेरे मुंह के अंदर से भैंसों की आवाजें आने लगी। ओए 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 ओए, और मैं बुरी तरह से घबरा उठा। हे भगवान, इससे पहले मैं और मेरी पत्नी कुछ समझ पाते कि तभी एक भैंस मेरे मुंह से निकलकर कूदी और फिर पलक झपकते ही दूसरी, तीसरी और ऐसे ही करते करते 5 भैंस मेरे मुंह से निकल गई। मेरी वही भैंसें जो गेहूं के जंगल में खो गई थी। अब आप सब बताएं, मेरा किस्सा कैसा रहा? मुझे तुम्हारे किस्से पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा। सेठ, तुम्हारी कहानी बिल्कुल झूठी है। फिर वहां मौजूद सभी लोग बोल उठे कि हाँ, सेठ की कहानी बिल्कुल झूठी है। ऐसा ना ही कभी हमने देखा है और ना ही कभी सुना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वाह, बन गया काम। अब इस लड़की को मेरी कहानी को सच बताना ही पड़ेगा। सेठ इतना सोच ही रहा था कि तभी सुमन बोली, वाह वाह सेठ जी वाह, मुझे आपका किस्सा 16 आने सच लगता है। आप जैसे चतुर और धनी सेठ लोगों के साथ तो इससे भी ज्यादा कई मजेदार घटनाएं घटती रहती होंगी। हाँ तो मैं जीता। लाओ मुझे मेरे 50 सोने के सिक्के मुझे दो और यहाँ से अपना मुंह काला करो। ऐसे नहीं सेठ जी, पहले आप सभी मेरा भी किस्सा सुन लीजिए, फिर फैसला होगा कि कौन जीता कौन हारा। ठीक है, तो तुम भी सुनाओ अपना किस्सा। एक बार मैंने अपने गांव के बीचों बीच जमीन में एक मुर्गी के अंडे को गाड़ दिया। अगले ही दिन उस स्थान पर बहुत सारे मुर्गी के अंडों के पेड़ पैदा हो गए। उन पेड़ों पर बहुत सारे अंडे लगे हुए थे। मैंने उन अंडों को पेड़ों से तोड़ा और बोरियों में भरकर 1 दर्जन घोड़ों पर लाद दिया। भैया, अब तुम इन अंडों को ले जाओ और शहर जाकर सारे अंडे बेच आओ। ठीक है मेरी प्यारी बहन, मैं बाजार जाकर इन सभी अंडों को बेचकर बहुत सारे पैसे लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर मेरा भाई 1 दर्जन घोड़ों पर अंडों को लादकर शहर की ओर रवाना हो गया। मेरा भाई चला तो गया, लेकिन 5 साल तक मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। मैं बहुत रोई। हे भगवान, पता नहीं मेरे भैया के साथ क्या हुआ होगा। अब किसको राखी बांधा करूंगी। लेकिन महाराज, अभी कुछ ही दिन हुए मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली कि रास्ते में एक सफेद मूंछ वाला एक मोटा सा व्यक्ति, जिसने मेरे भाई को लूटा और फिर उसे मार डाला। सुमन की कहानी सुनकर राजा समेत वहां खड़े सभी लोग चौंक पड़े। हाँ महाराज, बड़ी बदकिस्मत हूं मैं। मैंने तो हथियारे को ढूंढ पाने की आशा ही छोड़ दी थी, लेकिन भाग्य ने मेरा साथ दिया और मुझे उस हथियारे के बारे में पता चल ही गया। वो खूनी दरिंदा, वो बेईमान और कोई नहीं महाराज,
बल्कि ये सेठ है। इसने अपने गेहूं के जंगल में ही मेरे भाई की हत्या की थी। सुमन का किस्सा सुनकर राजा और अन्य लोग चिल्ला उठे। नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात को किसी भी तरह से सच नहीं मान सकते। हाँ हाँ हजूर, इस लड़की की कहानी तो बिल्कुल झूठी मालूम पड़ती है। ऐसा कभी सच नहीं हो सकता। सुमन की बात सुनकर बेचारे सेठ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हे भगवान, ये लड़की कितनी चालू है। मैं अपने बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस गया। यदि मैं इस चतुर लड़की की बातों को झूठ कहता हूँ तो मुझे इसे 500 सिक्के देने पड़ेंगे, वो भी सोने के। और यदि सच कहता हूँ तो ये उससे भी बुरा होगा। ये अपने मरे भाई का हर्जाना मांगेगी और साथ ही 1 दर्जन घोड़े, वो भी अंडों से लदे हुए, वो भी मुझे ही देने पड़ेंगे। और हो सकता है कि कहीं राजा मुझे फांसी पर ही न लटका दे। सेठ अपने आप को कोसते हुए ये सोच ही रहा था कि सुमन बोल पड़ी। क्या सोच रहे हो सेठ जी? जल्दी कहिए कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच? वाह वाह वाह, इसने तो बड़ी चतुराई से सेठ को फंसा दिया। राजा ये सब सोच ही रहा था कि तभी धनी सेठ ने राजा की ओर बड़ी दया से देखा। मेरी तरफ मत देखिए सेठ जी, जल्दी से जवाब दीजिए, सुमन सच बोल रही है या झूठ? बेचारे सेठ के सब्र का पैमाना टूट गया और वह फूट फूट कर रोते हुए बोला। अरे लक्कड़हारन, भगवान करे तेरी जबान कट कर गिर जाए। झूठी कहीं की, झूठ बोलती है, बहुत बड़ी झूठी है तू। सेठ जी, तब तो मैं चतुराई के मुकाबले में आपसे जीत गई। लाइए, अब दे दीजिए मुझे मेरे 500 सोने के सिक्के। सेठ ने चुपचाप 500 सिक्कों से भरी हुई थैली सुमन की ओर बढ़ा दी। ये लो 500 सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली, और फौरन यहाँ से भाग जा, वरना मैं अभी इसी समय तेरी गर्दन दबा दूंगा, चाहे बाद में मेरे साथ जो कुछ भी हो। अरे ओ सेठ, माना कि तुम मेरे ससुराल के हो, लेकिन अपनी मर्यादा में रहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। माफ करिए महाराज, गलती हो गई। ठीक है, दोबारा ऐसी भाषा का प्रयोग मत करना। मैं तो जा ही रही हूँ सेठ जी, लेकिन मेरी 2 बातें गांठ बांध लेना। पहली ये कि किसी भी कमजोर और गरीब को ठगने की कोशिश मत करना, और दूसरी ये कि किसी को भी अपने से कम उम्र का समझकर उससे अकल के मामले में शर्त मत लगाना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बेचारे सेठ के पास अपने किए पर पछतावे के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और सुमन भरी सभा में अपनी जीती हुई सोने की मुद्राएं लेकर अपने घर चली गई। अपनी पत्नी को बिना गधे के साथ लौटता देखकर मोहन बड़ा चिंतित हुआ। अरे सुमन के साथ तो गधा है ही नहीं, कहीं जो मेरे साथ हुआ था कहीं वो इसके साथ तो नहीं हो गया। ऐसा सोचकर बेचारे लक्कड़हारे का हृदय बेचैनी से कांप उठा। लेकिन जब सुमन ने उसके पास पहुंचकर उसे सारी घटना सुनाई और उसे सोने के सिक्के दिखाए तो उन्हें देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लक्कड़हारा खुशी से बोल पड़ा। मेरी प्यारी पत्नी, मैं तुम्हें आज तक नहीं जान पाया था कि तुम इतनी समझदार और चतुर हो। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती है एक और ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।